आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,21,626 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 1,62,379 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 9,199 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 78,72,620 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि 40,42,463 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,32,475 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद दिल्ली को महामारी से बचाने के लिए खुद मैदान में उतरे अमित शाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी तेजी से फैल रहा है। यह संक्रमण सामुदायिक रूप ले चुका है या नहीं, इस बाबत केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग राय है। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिलने की खबरें रोजाना आ रही हैं। इन सबके बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली को महामारी से बचाने के लिए खुद मैदान में उतर गए हैं। महामारी की स्थिति को लेकर रविवार को उन्होंने 2 बैठक बुलाई हुई है। या दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की यह दूसरी बैठक होगी। इसमें दिल्ली नगर निगम के सभी मेयर रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली उन राज्यों में शामिल है जहाँ महामारी के हालात गंभीर बने हुए हैं। यहाँ तक कि इस मामले में कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में महामारी के लिए वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएं। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में महामारी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बैठकों का दौर भी जारी है, अगर यही रहा तो दिल्ली में आने वाले समय में भयानक स्थिति हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, हो सकता है कि दिल्ली में अब पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दिल्ली में आगे आने वाले समय में यह स्थिति भयानक हो जाएगी। इसलिए इसका एकमात्र उपाय पूर्ण लॉकडाउन लगाना है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, ऐसे समय में क्या दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर लॉकडाउन लगता है तो कितने दिन का लगना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नेपाली संसद के फैसले पर भारत का कड़ा ऐतराज। भारत के 3 इलाकों को बताया अपना। ये दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के समझाने के बावजूद जिस तरह से नेपाली संसद ने नेपाल के नए मानचित्र को जारी करने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया है, वह दोनों देशों के रिश्तों पर बहुत ही जल्द उल्टा असर डाल सकता है। भारत ने नेपाल सरकार की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव के पारित होने पर अपना कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने फिर दोहराया है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर नेपाल के दावे के पीछे कोई साक्ष्य नहीं है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि यह नेपाल को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय में उपज रहे गुस्से को भी बताता है। जानकार यह मान रहे हैं कि नेपाल ने भारतीय जमीन को अपने आधिकारिक मानचित्र में शामिल करके इस समस्या का कूटनीतिक समाधान निकालने के रास्ते काफी संकुचित कर दिए हैं। ऐसे में दोनों देशों की तरफ से सीमा विवाद सुलझाने के लिए गठित विशेष समिति के भविष्य पर भी सवाल लग गया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाली संसद में नया राजनीतिक नक्शा मंजूर होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को इसे भारत नेपाल संबंधों का दुखद दिन करार दिया। भाजपा पर निशाना साधते हुए विपक्षी पार्टी ने कहा कि राष्ट्र हित की सुरक्षा के मामले में उसका स्वघोषित मजबूत नेतृत्व शुतुरमुर्ग की तरह इनकार की मुद्रा में है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो नेपाल कर रहा है इस समय, क्या वो सही है? क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी में उद्योगों को मैन पावर सप्लाई के लिए बनेगा मोबाइल ऐप, सभी श्रमिक और कामगारों का होगा बीमा। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी की स्थिति के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रमिक कामगारों के रोजगार को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने औद्योगिक विकास और MSME विभाग के अधिकारियों को कहा कि रोजगार की हर संभावना तलाशी जाए। साथ ही उद्योगों और सेवा प्रदाता संगठनों को मैन पावर सप्लाई करने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मानव संसाधन उद्योग जगत की रीढ़ है। यही रीढ़ अब बड़ी संख्या में श्रमिक के रूप में प्रदेश में उपलब्ध है। श्रमिकों ने अपने पसीने से समाज और राष्ट्र का निर्माण किया है। प्रदेश में आए कामगारों और श्रमिकों के श्रम से अब उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि कामगार श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में काम किया जाए, इन्हें बीमा कवर अवश्य उपलब्ध हो। दोस्तों, जिस तरीके से इस आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, वो सराहनीय कदम है।
अब जिस तरीके से उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए और साथ ही इन्हें बीमा कवर भी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वाकई चौंकाने वाली खबर है। कोरोनिल है पतंजलि की महामारी की दवा, पहले चरण का ट्रायल पूरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पतंजलि ने महामारी के इलाज के लिए दवाई बना ली है। इस दवाई का नाम कोरोनिल है। इसके क्लिनिकल ट्रायल का पहले चरण का काम पूरा हो गया है। यह जानकारी इंडिया टीवी के साथ बात करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने खास कार्यक्रम में दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया टीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोनिल दवा से अभी तक सैकड़ों लोग ठीक हो गए हैं। पतंजलि ने अक्टूबर 2019 से ही महामारी के इलाज के लिए रिसर्च शुरू कर दिया था और अब पतंजलि ने इसकी दवाई बनाकर तैयार कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि सलाह दी गई है कि महामारी के मरीजों को कोरोनिल के साथ ही श्वासरी वटी भी दे। इसकी एक गोली सुबह शाम देने से फायदा होगा। इसके अलावा स्वामी रामदेव ने एक काढ़े के बारे में भी बताया जो महामारी के इलाज में फायदा होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी रामदेव ने बताया कि गिलोय, अदरक, कच्ची हल्दी, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, मुलेठी, अश्वगंधा, शतावर, दालचीनी, आंवला, नीम, इन सभी को कूटना है और इस काढ़े को घर में बनाकर पी सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि महामारी आने के बाद हमने वैज्ञानिकों की पूरी टीम इसी की दवा खोजने पर लगा दिया। पहले हमने वे अवयव तलाशे जिससे कि महामारी का इलाज किया जा सके। इसके बाद हमने कई पॉजिटिव मरीजों पर क्लिनिकल केस स्टडी की। यहाँ हमें 100% सफलता मिली है। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में महामारी का वैक्सीन बनाने के लिए कई देश काम कर रहे हैं, ऐसे में पतंजलि का ये कहना कि उन्होंने दवाई बना ली है, ये चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों, आयुर्वेद का सदियों से महत्व है, परंतु अब समय आ गया है इसका वैज्ञानिक परीक्षण का। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पतंजलि द्वारा बनाई गई दवाई क्या महामारी के मरीजों के लिए काम आ सकती है? अगर यह दवाई कारगर साबित होती है तो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम किसान के तहत 2000 रुपए नहीं आए हैं तो क्या करें, यह है पड़ताल का तरीका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि क्या आपने पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है और आपकी 2000 रुपए की किस्त नहीं आई है तो इसके लिए परेशान ना हो। पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक अगली किस्त में पूरा पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में अब तक किसानों के खाते में 19,350.84 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी वजह से खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो फिर किसान को अगली किस्त का इंतजार करना चाहिए। रकम तब भी ना आए तो फिर उसे बैंक डिटेल चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि आधार नंबर या फिर कोई गलती के कारण भी खाते में पैसा नहीं आएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों को 5 किस्त का पैसा भेजा गया है, लेकिन ऐसे किसान भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें एक भी किस्त नहीं मिली है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत हर एक किसान को साल में 6000 रुपए 3 समान किस्तों में मिलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना की रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। किसानों को इस फाइनेंशियल ईयर की पहली किस्त अप्रैल में ही जारी कर दी गई है क्योंकि देश भर में लॉकडाउन के कारण सभी तरह की कारोबारी गतिविधियां बंद हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप किसान हैं और आपने पीएम किसान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 2000 रुपए की किस्त मिल गई होगी, परंतु फिर भी आपकी किस्त नहीं मिली है तो आप सबसे पहले पीएम किसान योजना के वेबसाइट पर जाकर चेक करें और साथ ही अपने बैंक में अपने आधार को लिंक कराया है या नहीं कराया उसके बारे में भी पता करें। इसके अलावा किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक का भी पता करें। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास भी 2000 रुपए की किस्त हर बार पहुंचेगी। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने निभाया वादा, अमेरिका से 100 वेंटिलेटर की पहली खेप कल पहुंचेगी भारत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका से 100 वेंटिलेटर की पहली खेप सोमवार को भारत पहुंच जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर देने का वादा किया था। महामारी के मद्देनजर वेंटिलेटर बेहद अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने मदद के रूप में भारत को वेंटिलेटर देने का वादा किया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट से वेंटिलेटर लाए जाएंगे। एक छोटे से कार्यक्रम के बाद इन्हें अस्पतालों को सौंप दिया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप ने 16 मई को ट्वीट किया था, मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका भारत में अपने मित्रों के लिए वेंटिलेटर देगा। इस महामारी में हम भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हम वैक्सीन विकसित करने में भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम मिलकर महामारी को हरा देंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गुजरात पहुंचा मानसून, अहमदाबाद सहित कई जिलों में भारी बारिश। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में मानसून पहुंच चुका है। पिछली रात से अहमदाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गुजरात के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश अभी भी जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के अभी भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते वासना बैराज के 2 गेट खोल दिए गए हैं। अहमदाबाद के मणिनगर, ओढ़ी
ओढ़व, सीजी रोड जैसे इलाकों में भारी बारिश अभी भी जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। अब देश के कई हिस्सों में मानसून के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून की वजह से महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप भारत के किस हिस्से में रहते हैं, क्या आपके वहां तक अभी मानसून आया है? कमेंट कीजिए और हमें बताइए। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि क्या लॉकडाउन बढ़ेगा, जानिए क्या है आपके राज्य का मूड। ये दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में महामारी की रोकथाम के लिए 2 महीने से लंबा लॉकडाउन किया गया था। 8 जून से अनलॉक के तहत कई सामूहिक गतिविधियों को छूट दी जा चुकी है। हालांकि इसके बाद महामारी के मामले जिस तेजी से बढ़े, उसके बाद लोगों में ये आशंका जोर पकड़ रही है कि लॉकडाउन को फिर से लागू किया जाएगा। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसी अफवाहें तैर रही हैं। कम से कम 3 राज्यों ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं होगा। देश में 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रखा गया है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन बढ़ने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। दिल्ली में महामारी के मामलों की संख्या में पिछले 1 हफ्ते में खासा इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में 15 जून से लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट में लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लोगों को महामारी के साथ जीना सीखना होगा। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा महामारी के मरीज हैं। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा है कि उसका चेन्नई या किसी हिस्से को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का कोई प्लान नहीं है। इसके अलावा सीएम ई पलानीस्वामी ने एक वायरल पोस्ट का खंडन किया जिसमें उनके हवाले से लॉकडाउन बढ़ाने की बात की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हालांकि वह केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से दी जाने वाली छूट वर्किंग डेज में देगा, मगर छुट्टी वाले दिनों में टोटल लॉकडाउन रहेगा। पंजाब के बॉर्डर सील किए जाएंगे। इंटरस्टेट बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और मिजोरम देश के वे 2 राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाया है। बंगाल ने लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ाया है, जबकि मिजोरम ने 22 जून तक। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके राज्य में लॉकडाउन आगे बढ़े? आप अपने नाम के साथ अपने राज्य का नाम लिखिए और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के चलते दिल्ली में अब इन नियमों का उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी काल में अब नियम और कायदों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नियमों को मंजूरी दे दी है। इन नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए का जुर्माना होगा। दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना होगा। अगर उल्लंघन करने वाला जुर्माना की राशि नहीं देता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस आपदा की घड़ी में क्वारंटीन नियम का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क कवर अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही है। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन की मनाही है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में यदि आप मास्क नहीं पहनते हैं तो 5000 रुपए का जुर्माना है और साथ ही 6 महीने की जेल। दोस्तों, हमारा भी आपसे यही अनुरोध है कि अगर जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना जाएं। अगर बाहर जाते भी हैं तो फेस मास्क जरूर लगाएं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जानिए 10वीं और 12वीं की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार की अब क्या है प्लान। ये दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों ने जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चिंताएं बढ़ा रखी है। वह इसलिए भी चिंतित है क्योंकि परीक्षाओं को अब सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देते हुए राय मांगी है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय का साफ कहना है कि वह कोई भी फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद ही लेगा। इस बीच जुलाई में जो परीक्षाएं प्रस्तावित है उसमें 10वीं 12वीं की CBSE और ICAE बोर्ड की परीक्षाओं के साथ विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं शामिल है, जो 1 जुलाई से होनी है। इसके बाद ही नीट और JEE मेंस की भी परीक्षाएं जुलाई में होनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिभावकों का कहना है कि वह बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालकर परीक्षाएं नहीं चाहते हैं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा बार बार एक ही चीज करके अलग परिणाम नहीं मिल सकते। ये दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के विभिन्न चरणों के दौरान भारत में महामारी मामलों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अज्ञात व्यक्ति के कथन को उद्धत करते हुए ट्वीट किया कि बार बार एक ही चीज करके अलग परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के 4 विभिन्न चरणों में भारत में महामारी मामलों की बढ़ोतरी को प्रदर्शित करते हुए ग्राफ भी टैग किया। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं, आपकी नजर में क्या ये सही है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र में प्राइवेट लैब में सस्ती हुई महामारी की जांच, 2400 रुपए तक घटी है कीमतें। ये दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में निजी लैब से महामारी की जांच कराने के लिए अब कम कीमत चुकानी होगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा कि सरकार ने निजी लैब से जांच की कीमत 4500 रुपए से घटाकर
बढ़ाकर 2200 रुपए कर दी है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टोपे ने कहा कि अस्पतालों से वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी कि VTS के जरिए मुंह से लार के नमूने एकत्र करने के लिए 2200 रुपए लिए जाएंगे, जबकि घर से नमूने एकत्र करने के लिए 2800 रुपए देने होंगे। इससे पहले यह कीमत क्रमशः 4500 रुपए और 5200 रुपए थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।